हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जैसा आप देख पा रहे हो ये फिगर किसका है? बहुत सिंपल सा आंसर होना चाहिए। ये फिगर किसका है? ये फिगर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी के आर्गन का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट। ठीक है, ये किसका फिगर है? हार्ट का। तो आज हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन है क्या, इसकी जरूरत क्यों है? अगर हम बात करें तो हर सेल अपने में एक लिविंग एंटाइटी है और लिविंग एंटाइटी मतलब जिंदा रहने के लिए, उस सेल को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उस सेल को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ कुछ वह वेस्ट प्रोडक्ट भी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, जिस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन आता है बेटा कि कैसे इसको हम लोग कैसे हर सेल को, जब सेल यूनिसेलुलर है तब तो ठीक है, अच्छी बात है। पानी में अपना जो है, पानी में ही जनरली रहती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह पानी में रह रहे हैं, पानी से ही अपना जो है न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, पानी में ही अपना वेस्ट भी छोड़ रहे हैं, तो उनका तो जीवन चल जाता है बड़े आसानी से। अगर मल्टी सेलुलर हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, खासकर अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस की बॉडी में क्या है? पोर कर दिए गए हैं, नेचर ने उनकी बॉडी में पोर बना दिए हैं। जिन पोर से वाटर इंटर करता है, जिसे हम लोग कहते हैं आस्टिया से वाटर इंटर करता है, आस्कुलम से निकलता है। इस वाटर के आने और जाने के दौरान उस वाटर में डिजॉल्व जो फूड है या ऑक्सीजन है, उसे सेल्स जो है कैप्चर करके अपना नीड पूरी कर लेती हैं और उसी पानी में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकाल देती हैं ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो इस तरीके से जो है ये सेल्स, ये जो स्पॉन्जेज हैं, ये मल्टी सेलुलर है लेकिन अपने जो है एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि जो है पानी में पाए जा रहे हैं, सिंपल हैं, वो जो है अपना सिंपल मैकेनिज्म से अपना जो है बैलेंस बॉडी का कर लेते हैं। ठीक है ना, अपनी बॉडी के नीड्स को पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पर जो है सेल को कैसे, उसकी नीड्स कैसे पूरी होती हैं, तो यहाँ पर देखिए उसके लिए फिर ज़रूरत पड़ती है हमें किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि सर्कुलेशन इज नीडेड बाय ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल एंड रिमूव आउट वेस्ट फॉर्म्ड देयर। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है 3 बेसिक कंपोनेंट आता है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स आता है। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन इज द प्लाज्मा एंड अदर इज द सेल्यूलर कंपोनेंट्स, जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेल्यूलर कंपोनेंट, या इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इस सेल्यूलर कंपोनेंट में क्या होता है बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब इसमें जो प्लाज्मा की बात अगर हम करें तो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो प्लाज्मा जो है ब्लड का मैट्रिक्स होता है। अगर एक कनेक्टिव टिश्यू की बात अगर हम करें तो कनेक्टिव टिश्यू में 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उसका नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स, तो दूसरा होता है उसमें पाए जाने वाले सेल्स। एक नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स और दूसरा उसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स। तो यहाँ ब्लड भी एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है? प्लाज्मा है और इसमें पाई जाने वाली सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है क्या है कि यह मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड है। इट इज स्ट्रा कलर्ड, ठीक है, और विस्कस फ्लूइड है
और इसमें यदि और ये पूरे ब्लड का कितना कंपोनेंट बनाता है? 55%। पूरे ब्लड का ये 55% पार्ट बनाता है। और इसमें इस प्लाज्मा में अगर हम देखें तो 90 से 92% वाटर है, लगभग जो है 6 to 8% प्रोटीन होता है। और इन प्रोटीन्स में क्या क्या आते हैं? फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है और एल्बुमिन है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ये प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। और एल्बुमिन किस में हेल्प करता है? देखिए अलग अलग सबका रोल है। एल्बुमिन किस में हेल्प करता है? एल्बुमिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्बुमिन का रोल किस में होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में होता है, ठीक है ना। एल्बुमिन का रोल किस में होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। ये फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हो गया, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हो गया, ठीक है ना। और ग्लोबुलिन क्या है? यह एंटीबॉडी है। ग्लोबुलिन क्या होता है? ये एंटीबॉडी होती है जो कि बॉडी में इन्फेक्शंस को किल करने का काम करती है, यानी कि डिफेंस में हेल्प करता है। ये डिफेंसिव प्रोटीन होती है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, डिफेंस करती है, बचाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन मिनरल्स में जैसे सोडियम आयन हो गया Na+, ठीक है ना, कैल्शियम आयन हो गया Ca2+, ठीक है ना, मैग्नीशियम आयन हो गया Mg2+। इस तरीके से बहुत सारे आयंस, बाइकार्बोनेट आयन SCO3-, ठीक है। ये सब अलग अलग तरह के जो आयंस इसमें पाए जाते हैं, ये आयंस का काम होता है कि ये सेल को न्यूट्रिएंट देना और ऑस्मोटिक बैलेंस या जिससे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इनका काम होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम दीज अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आर आल्सो प्रेजेंट। अमीनो एसिड और ग्लूकोज भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, जिनका काम क्या होता है? ग्लूकोज जो है वह एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है, जबकि जो है अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, साथ ही साथ अदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का ये पार्ट है, ठीक है। तो आपने देखा, क्या देखा यहाँ पर कि ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से 92% वाटर होता है और इसमें 6 से 8% प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन में मेनली क्या होते हैं? फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस डेवलप करना, ग्लोबुलिन का काम होता है कि डिफेंस डेवलप करना, वो डिफेंसिव प्रोटीन होता है, ठीक है। और मिनरल्स सच एज द सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये क्या करते हैं? ये बॉडी में जो है आयन बैलेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं। आगे आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है कि ब्लड के सेल्स। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आते हैं? आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की, एरिथ्रोसाइट्स की यदि हम बात करें, जिसे आप जो है डब्ल्यूबीसी कहते हो, सॉरी आरबीसी कहते हो, रेड ब्लड सेल्स कहते हो, तो ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। इनकी संख्या लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती है। ये बाइकॉन्केव है, देख रहे हैं आप शेप इनका शेप कैसा दिख रहा है? बाइकॉन्केव, दोनों तरफ से जो है वह दबे हुए हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से ये बीच में दबे हुए रहते हैं, इसलिए इनका शेप कैसा माना जाता है? बाइकॉन्केव माना जाता है। और ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं। जितने भी मैमल्स होते हैं उनका जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है आरबीसी में, सिवाय कैमल और लामा। कैमल और लामा दो एक्सेप्शन हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी अदर मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन है बोन मैरो। बोन मैरो में बाइकॉन्केव और इन्यूक्लिएटेड आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इनमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है।
तो आपने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, और इसके प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस, मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बनने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। और ये कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी कैसे होते हैं, ये बाइकॉन्केव होते हैं और इन्यूक्लिएटेड होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, और इनमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन तो प्रोटीन होता है और हीम क्या है, आयरन है, ठीक है ना। तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, अच्छा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का काम करता है, और आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो कितना है, 120 डेज होता है, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ स्पैन आरबीसी गेट डैमेज्ड इन स्प्लीन। तो स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जो कि 120 डेज के लाइफ स्पैन के बाद ये आरबीसी डैमेज किया जाता है किसमें, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है, 12 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 120 डेज लाइफ स्पैन, और इसमें इसका जो आरबीसी का अमाउंट कितना है, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, लाइफ स्पैन 120 डेज, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और 100 ml ब्लड में लगभग कितने हीमोग्लोबिन होता है, 12 to 15 ग्राम, ठीक है। दूसरा बात हम लोग करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स मतलब होता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जनरली इसको हम लोग वाइट कहते हैं। हालांकि वाइट एक कलर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये इनका रियल अगर देखें तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। दे डू नॉट हैव द हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। इनकी संख्या जो है लगभग 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। और इनका लाइफ स्पैन लगभग वही 3 से 4 दिन का होता है ऑन एवरेज। अलग अलग का अलग अलग होता है, लेकिन लगभग ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो सबका जो है लगभग 3 से 4 दिन के बीच में सब खत्म हो जाते हैं। इनके 2 कैटेगरी बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के आधार पर इनकी 2 कैटेगरी बनाई जाती है। एक होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वह ग्रैनुलर होता है, जबकि ए ग्रैनुलोसाइट का साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर नहीं होता। इसका नाम यह ए ग्रैनुलोसाइट, जिसमें साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर ना हो। तो ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, तो इसमें न्यूट्रोफिल आता है, बेसोफिल आता है और स्नोफिल आता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, क्योंकि ये ए ग्रैनुलोसाइट्स का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जैसे ये सेल हो गई तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, ग्रैनुलर होगा, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वह इस तरीके से ऐसे ये लोब्ड हो सकता है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस हो गया इसका यही पहचान होता है कि इसका न्यूक्लियस जो है लोब्ड होता है, जबकि इसका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होता है। यही ग्रैनुलोसाइट की पहचान होती है। न्यूक्लियस लोब्ड और साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर, ये ग्रैनुलोसाइट्स की पहचान होती है, ठीक है। अब इसमें हम न्यूट्रोफिल्स की बात करने जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आरबीसी होते हैं। इनकी संख्या जो है कितनी है, 60 से 65% होती है, ठीक है। इसको पॉलीमार्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। पॉलीमार्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पॉलीमार्फ मतलब कि अलग अलग रूप का जिसका न्यूक्लियस हो, ठीक है ना, वह पॉलीमार्फ
न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो है न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, फैगोसाइटोटिक होते हैं। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में हमारे घुसता है तो उस पैथोजन को पकड़ करके खाने वाला काम कौन करता है, ये हमारा न्यूट्रोफिल ही करता है। तो आओ बेटा देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रोफिल। तो ये न्यूट्रोफिल का ये फिगर देखिए, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा है, ये 3 लोब में बटा हुआ है, एस शेप का 3 लोब में ऐसे बटा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें बेसोफिल की, तो बेसोफिल्स जो है ये संख्या में कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, सबसे कम माने जाते हैं। ये जो है 0.5 से 1% के आसपास इनकी संख्या होती है। ये लिस्ट नंबर इन कंपेरिजन टू द अदर्स, इनकी संख्या सबसे कम मानी जाती है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसमें जो है इसका काम पूछता है कि ये बेसोफिल्स का काम क्या होता है, तो ये सीरोटोनिन, हिस्टामिन का सेक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। दे सेक्रेट द सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिस्टामिन का सेक्रेशन करते हैं, ठीक है, और हिपेरिन का भी करते हैं। ठीक है। सो द बेसोफिल्स इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स की संख्या कैसी होती है, अच्छा बेसोफिल्स का देखिए, इसके न्यूक्लियस से इनकी पहचान होती है, इनका पहचान देखिए। तो ये जो है यह न्यूक्लियस जो है लगभग 4 लोब का होता है इसका, 1 2 3 4 4 लोब का न्यूक्लियस होता है जो कि आपस में अटैच रहता है, ठीक है। तो ये बेसोफिल्स होते हैं। ये इनका नाम बेसोफिल क्यों रखा गया, क्योंकि ये बेसिक डाई द्वारा स्टेन हो जाते हैं, ठीक है, बेसिक डाई द्वारा स्टेन हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेसोफिल्स कहते हैं। यहीं पर जो है इस्नोफिल आता है। इस्नोफिल जो है ये एसिडिक डाई, एसिडिक स्टेन, इयोसिन जो कि क्या है, एक एसिडिक स्टेन है, उसके द्वारा यह जो कलर हो जाता है, स्टेन ले लेता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह इस्नोफिल कहलाता है। और इस्नोफिल जो है, इस्नोफिल में अगर आप देखेंगे तो इसका न्यूक्लियस जो है हार्स शू शेप का होता है, घोड़े के नाल जैसा, देखिए घोड़े के नाल जैसा यू शेप का है ना इसे। और इसमें जो है क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं, जैसे ये 2 लोब हो गया, ये 2 लोब हो गया, दोनों लोब जो है आपस में से कनेक्टेड है, तो ये हार्स शू शेप का हो जाता है न्यूक्लियस इसका, ठीक है। और ये जो है इसकी संख्या 2 से 3% होती है, और ये तब इसकी संख्या बढ़ती है जबकि जो है एलर्जी हो, एलर्जी के केस में या पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में, एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, इन दोनों केसेस में इस्नोफिल की संख्या बढ़ जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस या पैरासिटिक इन्फेक्शन। जैसे किसी हेलमिंथ का अगर इन्फेक्शन है बॉडी में, तो इस इस्नोफिल की संख्या जो है बढ़ जाएगी वहाँ पर, एक हेलमिंथ के इन्फेक्शन के दौरान जो है इस्नोफिल की संख्या बढ़ जाएगी। उसी तरीके से मोनोसाइट्स होता है, ये जो है ये इसमें आप देख रहे हैं कि देखिए इसमें सब में ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, जबकि यहाँ पर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म सिंपल है, उसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। तो ये ए ग्रैनुलोसाइट्स में कौन आता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो मोनोसाइट जो है वह 6 से 8% होते हैं, ये भी फैगोसाइटोटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटोटिक का मतलब होता है पैथोजन जैसे ही घुसा शरीर में उसको पकड़ के खा लेंगे। और यही मोनोसाइट जब हमारे ब्लड से निकल करके टिश्यू में पहुंचते हैं, टिश्यू फ्लूइड में पहुंचते हैं, तो इनका नाम बदल जाता है, ये कहलाते हैं मैक्रोफाजेस। यही क्या कहलाते हैं, मैक्रोफाजेस कहलाते हैं वहां पर। और ये मैक्रोफाजेस क्या होते हैं, ये फैगोसाइटोटिक नेचर के ये भी होते हैं। आपने जो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफाजेस का फिगर आप बनाते हैं, तो मैक्रोफाजेस क्या होते हैं, ये मसल्स में, टिश्यू में, रेटिकुलर टिश्यू में जो है प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर जो है ये पैथोजन को खाने का काम करते हैं, पैथोजन को एनगल्फ करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं।
लिम्फोसाइट्स की यदि हम बात करें तो इनकी संख्या लगभग 20 से 25% होती है, और ये जो है इनके दो टाइप्स होते हैं, टी एंड बी, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तब जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन घुस गया हो, जब हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं एंटीबॉडीज, और बैक्टीरिया को ये मारते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दे इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्सेस, ये इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सेस, इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए ये में इन्वॉल्व होते हैं। ओके बेटा, तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप फिगर देख सकते हैं इसका लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट में क्या होता है, इसकी यही पहचान होती है कि इसका न्यूक्लियस जो है बड़े आकार का होता है और वह सेल का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। लिम्फोसाइट जो है वह सेल का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। और दूसरा मोनोसाइट जो होता है वह यू शेप का होता है, किडनी शेप का, किडनी शेप का। इसका जो न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट का वो कैसा होता है, किडनी शेप का होता है, बीन सीड शेप का होता है, मिलता जुलता लगभग, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा बीन सीड शेप का इस तरीके का जो है न्यूक्लियस इसका होता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये इनकी पहचान कैसे होती है WBC की, इनके जो है न्यूक्लियस के आकार से ही होती है इनकी पहचान। तो चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की यदि हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स एक्चुअली ये जो है बोन मैरो में जब इनका फॉर्मेशन होता है तो एक बड़ी सेल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट के रूप में इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये मेगा कैरियोसाइट ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे टूट जाती है, ठीक है ना। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इनसे जो है अब ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके फॉर्मेशन को हम लोग थ्रोम्बोपोएसिस कहते भी हैं। थ्रोम्बोपोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। उसी तरीके से WBC के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ WBC। ये तीनों फॉर्मेशन कहाँ होते हैं, बोन मैरो में ही होते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में ही ये तीनों सेल्स मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन होता है। इनकी संख्या अगर हम देखें तो लगभग ये 1,50,000 to 3,50,000 इनकी संख्या होती है पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। और देखो इसमें लिखा है ना कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स से होते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इनकी संख्या जो है अगर घट जाए, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन कॉज द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। कहीं भी हैमरेज हो सकता है, ब्लड नस फट सकती है, तो नसों को फटने से बचाने के लिए, थोड़े बहुत डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए, बड़े अगर कहीं कट हैं तो वहाँ पर क्लाट को बनाने के लिए, इन सबों के लिए जो है ये प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो हैमरेज के चांसेस बन जाते हैं, और पता चला कि फिर अगर वो ब्रेन, अगर किसी जो है वाइटल आर्गन खासकर जैसे ब्रेन और हार्ट वगैरह में अगर कहीं वहीं हैमरेज होता है तो जानलेवा साबित हो जाता है वो। ठीक है, तो चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुपिंग की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग में कुल 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, जिनको ABO ब्लड ग्रुपिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ब्लड ग्रुप चारों कौन हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। ये A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुपिंग जो की गई है वह बेस्ड ऑन द 2 मेन
फैक्टर्स, ये दो मेन फैक्टर के आधार पर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जिसमें से जो एंटीजन होता है यह एंटीजन कहाँ पाया जाता है? वॉल ऑफ आरबीसी, आरबीसी की वॉल पर पाया जाता है। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? इन प्लाज्मा, ठीक है ना। तो एंटीजन को यदि हम लें तो एंटीजन को कैटेगराइज किया गया है, एंटीजन ए और बी में कैटेगराइज किया गया है, जबकि एंटीबॉडी को कहते हैं एंटी ए और एंटी बी। ए का अपोजिट एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीजन ए का एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी ए। और एंटीजन बी का एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी बी होगा। इसे हम लोग जो है स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट कर देते हैं। स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे बात लिखी गई है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सर्टेन एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाले एंटीजन, ठीक है ना। यहाँ पर वाल से बढ़िया जो है आप क्या लिखिए? सरफेस। चूंकि सेल वाल तो है नहीं उसमें, तो वाल लिखना ठीक नहीं होगा। सरफेस ऑफ आरबीसी, द टू मेन सरफेस एंटीजन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स आर ए एंड बी, ठीक है। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। कैसे इसको कहा ए बी एंड ओ? अब इसका देखिए, इसका रीजन क्या है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा उसके साथ? एंटी बी होगा, एंटी ए नहीं होगा। अगर एंटी ए मिल जाएगा इसे, तो यह एंटीजन और एंटीबॉडी जो एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर के होते हैं, ये आपस में जो है रिएक्ट कर जाएंगे और फिर पता चला कि ब्लड में जो है उसका अपना जो नेचर होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी समाप्त हो जाएगी और ब्लड वो मर जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसी तरीके से ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी एंटी ए है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अपोजिट यहाँ भी कॉम्बिनेशन नेचर ने दिया हुआ है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है इसमें, ठीक है। और अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो उसमें जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, बल्कि उसमें एंटीबॉडी दोनों होती है, एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडी उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, एज ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप डोंट हैव एनी सरफेस एंटीजन, दे आर सेड टू बी यूनिवर्सल डोनर। ओ को हम लोग जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जबकि बी को हम लोग जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बी जो होता है, ए बी वाला जो होता है, वह किसी भी तरीके के ब्लड को ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, दोनों एंटीजन इसके पास हैं। तो दोनों जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप ए वाला है उसके पास भी एंटीजन ए है, इसके पास भी एंटीजन ए है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। इसके पास एंटीजन बी है, इसके पास भी एंटीजन बी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ को तो कोई भी ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे एक और एंटीजन है जिसे जो है कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्ट ने, इसे जो है लैंडस्टीनर एंड वीनर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने जो है काम किया किस पर? रीसस मंकी पर। अमेरिकन मंकी है जिसे कहते हैं हम लोग क्या? रीसस मंकी। इस रीसस मंकी में इन्होंने देखा कि एक और एंटीजन इनमें पाया जाता है, उन मंकी में एक और एंटीजन पाया जाता है। तब ये सोचने लगे कि भाई वो एंटीजन कहाँ से आ गया, वह कैसी प्रोटीन आ गई अलग तरह की। तो चूंकि रीसस मंकी से वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया था, निकाला गया था,
इसलिए उस प्रोटीन को ही नाम दे दिया इन्होंने क्या, RH एंटीजन। उसे क्या नाम दे दिया क्या इन्होंने, RH एंटीजन। और RH एंटीजन ये भी कहाँ है, ये भी RBC में ही पाया जाता है, RBC ही है, ये भी RBC पर ही पाया जाने वाला एंटीजन है। जैसे कि एंटीजन A और B RBC पर होते हैं, उसी तरीके से ये भी RBC पर ही पाया जाता है। और RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दो कॉन्सेप्ट आया। पॉजिटिव किसे कहा, जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट हो, और निगेटिव किसे कहा, जिसमें RH एंटीजन अब्सेंट हो। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप के दो कैटेगरी बन गए, जैसे A पॉजिटिव तो A निगेटिव, B पॉजिटिव तो B निगेटिव, AB पॉजिटिव तो AB निगेटिव, O पॉजिटिव तो O निगेटिव। इस तरीके से जो है हर ब्लड ग्रुप के दो दो ग्रुप बनते गए। If RH negative person receives RH positive blood, the RH negative individual will start। एक कराना कि इसमें अब देखो ब्लड देते समय किस बात का ध्यान रखेंगे कि जब जो है किसी RH निगेटिव आदमी को RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं कि अगर एक RH निगेटिव का आदमी है और उसे ब्लड अगर चाहिए तो किससे लेगा, वो RH निगेटिव से ही लेगा, वो सेफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर RH पॉजिटिव का आदमी है कोई और उसे ब्लड की ज़रूरत है तो वह अपने रेसिपिएंट ग्रुप से RH पॉजिटिव या RH निगेटिव दोनों का ब्लड वो ले सकता है। RH निगेटिव का मतलब उसमें RH एंटीजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले सकता है कोई भी ब्लड, ठीक है। सॉरी वो RH पॉजिटिव वाला जो है उसका ब्लड ले सकता है क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन है ही नहीं। लेकिन अगर किसी RH निगेटिव वाले को आपने RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया तो क्या होगा उसके साथ। ये जो है जैसे मान लीजिए ये केस तो ठीक है, लेकिन अगर जो है ये रिवर्स अगर हम यहाँ पर कर दें, मान लीजिए कि अगर जो है RH निगेटिव वाला ब्लड अगर हम इसको रिटर्न करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। RH पॉजिटिव वाले को का ब्लड जो है किसी RH निगेटिव वाले को दे देते हैं तो क्या होता है उसमें। तो देखो बेटा उसमें क्या होगा कि वह पर्सन, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि अगर कोई RH निगेटिव वाला आदमी को जो है RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाता है तो उस RH निगेटिव वाले के अंदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH फैक्टर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वह RH जो एंटीजन है वह उस बॉडी के लिए एक अननोन मटेरियल है, तो उसके अंदर जो है वह धीरे धीरे फॉर्मेशन एंटीबॉडीज का होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि RH ग्रुप शुड बी टेस्टेड अगेंस्ट द बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। लेकिन अगर मान लीजिए दे ही दिया और एंटीबॉडी बन ही गई तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसके साथ। तो उसके सामने जो प्रॉब्लम आने वाली है बेटा वो ये आने वाली है कि जो एंटीबॉडीज उसमें बन रही हैं अगर कहीं दोबारा उसे RH पॉजिटिव का ब्लड मिला तो वह एंटीबॉडी उस RH के अगेंस्ट बनी हुई है RH फैक्टर के, तो वो तुरंत जो है RH एंटीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू करेंगी और फिर धीरे धीरे ब्लड में जो है उसके जो है RBC को डैमेज करना शुरू कर देंगी। जब RBC डैमेज होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे जो है आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो यह एक रिस्कफुल प्रोसेस हो सकता है, इसीलिए कभी भी ब्लड देते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। एक केस आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये क्या होता है भाई, यह एक बड़ा अलग तरह का केस होता है जिसमें कहते क्या है कि मदर जो है, मदर सपोज करिए अगर RH निगेटिव है और फादर अगर RH पॉजिटिव है तो क्या होता है, इनका जो फर्स्ट बेबी होता है, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होता है, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होता है, लेकिन सेकेंड बेबी इनका नॉर्मल नहीं हो पाता है। सेकेंड बेबी जो है वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है जिस बीमारी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या होगा कि जब
मदर के अंदर ये बेबी जो है का ग्रोथ हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। क्योंकि ये बेबी भी जो है क्या होता है, ये RH पॉजिटिव होता है। RH पॉजिटिव एक डोमिनेंट फीचर है, डोमिनेंट करेक्टर है। तो बेबी भी चूंकि RH पॉजिटिव होगा तो इस बेबी के माध्यम से जो है बेबी के माध्यम से जो है RH एंटीजेंस, क्योंकि यह मदर के ओम्ब में ही जो है बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, फर्स्ट बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ से जो है एंटीजेंस बेबी के जो RH एंटीजेंस होते हैं वो मदर के ब्लड में पहुँच जाते हैं। तो मदर के ब्लड में जब ये एंटीजन पहुँच जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मदर के ब्लड के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए लिखा है ना कि व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव, तो फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल विद RH पॉजिटिव ब्लड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर गेट RH एंटीजन फ्रॉम फीटस ब्लड। फीटस से जो है उसको RH एंटीजन मिल जाते हैं और ड्यू टू दिस मदर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। RH एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, उसके मदर के ब्लड में बनना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ कि इफ मदर कंसीव्स अगेन, अगर मदर दोबारा जो है फिर प्रेगनेंसी मदर को हो जाती है तो मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडीज हैं और फीटस जो बनने जा रहा है वो भी RH पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर द RH एंटीजन फ्रॉम द RH नेगेटिव मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द RH पॉजिटिव फीटस। RH पॉजिटिव फीटस के ब्लड में उसकी एंटीबॉडीज पहुंच जाएंगी, मदर के ब्लड से एंटीबॉडीज पहुंच जाएंगी और वो क्या करेगा, कैन डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। जैसे मैंने कहा ना कि RBC पर ही वो चूंकि RH एंटीजन पाया जाता है तो एंटीबॉडी जाएगा तो वो सीधे RBC को ही डैमेज करेगा। तो जब इसका RBC डैमेज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, लीड्स टू द एग्लूटिनेशन ऑफ RBC। ठीक है ना, RBC का एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्लस्टरिंग हो जाएगी एंड दिस डिसऑर्डर इज नोन एज व्हाट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है ना, अब फीटस को क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। उसका जब RBC डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फीटस को, फीटस के बॉडी में जो है ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, RBC की कमी हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है ना, फीटस एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा उसे और अल्टीमेटली फीटस ओम्ब में ही मर जाएगा, जन्म लेने से पहले ही फीटस मर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे कपल अगर हमें मिलते हैं मेडिकल ऑब्जर्वेशन में, अगर ऐसे कपल मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, सबसे पहले डॉक्टर जो है वो मदर और फादर दोनों का जो है या मदर का ही से जो है वो ब्लड टेस्ट करके देख लेती है कहीं मदर RH निगेटिव तो नहीं है। अगर वो RH निगेटिव है मदर तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर फादर RH पॉजिटिव है मदर RH निगेटिव है तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही जो है उस मदर को RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देंगे। RH एंटीबॉडी जो है का इंजेक्शन उस मदर को लगा देंगे। तो इस इंजेक्शन को लगा देने से फायदा ये होगा कि तुरंत जो है मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और जब वो एंटीबॉडीज जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तब अब वो जो है मदर के अंदर जो है एंटीबॉडीज जब चूंकि खत्म हो चुकी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा प्रेगनेंसी होगी तो भी सेम कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन यही है कि हर प्रेगनेंसी के बाद, हर डिलीवरी के बाद उसे मदर को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही बात है? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। चलो आगे हम लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई ये। चलो ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है भाई, कि व्हेन एन इंडिविजुअल गेट इंजर्ड, जब किसी को चोट लग जाती है। मान लीजिए जैसे कि ये हमारा ब्लड वेसल है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है चोट लगी, कटा, ब्लड वेसल भी कट गई, ब्लीडिंग होने लगी। तो ब्लीडिंग होते समय अब कैसे ब्लड का क्लॉट डेवलप होगा। ठीक है, तो व्हेन एन इंडिविजुअल गेट इंजर्ड आफ्टर सम टाइम, रेडिश ब्राउन स्कम is formed at the point of injury and this is known as what, this scum is known as clot। जो ये बन जाता है यह क्या है, आपका क्लॉट है। तो अभी कैसे क्लॉट बना यही चीज हम लोगों को देखना है। ठीक है ना, तो क्लॉट कैसे बनता है,
इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जो है यहाँ पर कट डेवलप हुआ तो यहाँ पर जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं बेटा, ये जो है प्रोथ्रॉम्बिन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, प्रोथ्रॉम्बिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। प्रोथ्रॉम्बिन एक तरह का एंजाइम होता है, प्रोथ्रॉम्बिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक एंजाइम होता है। प्रोथ्रॉम्बिन को ये एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। आप अगर देखोगे तो इसमें एक थ्रोम्बोकाइनेज नाम का जो है एक एंजाइम होता है। एक क्लॉटिंग फैक्टर में क्या थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है जो कि जो है प्रोथ्रॉम्बिन को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करके उसे थ्रोम्बिन में बदलता है। जो थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन नाम की जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन के रूप में वो प्रेजेंट रहती है। फाइब्रिनोजन जो कि वह इनएक्टिव फार्मा प्रोटीन होता है, तो ये फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में बदल देती है और फाइब्रिन जो है वह नेटवर्क बना लेता है ब्लड का, और एक नेटवर्क बना लेता है जिस नेटवर्क में ब्लड सेल्स जाकर के फंस जाती हैं। और ब्लड सेल्स जब फंस जाएंगी तो ब्लड का फ्लो जो है रुक जाएगा, उसी को आप लोग क्या कहते हो, क्लॉट कहते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस मैकेनिज्म को लिखा हुआ है कि नेटवर्क कंटेनिंग द डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो फाइब्रिल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन जो है, जो कि यह इनएक्टिव फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन के रूप में प्रेजेंट होता है। और जो थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये निकल करके आता है, ऐसे समझिएगा इसको। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यही बना देता हूँ, ठीक है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, ये किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये किस पे काम करेगा, फाइब्रिनोजन पर। फाइब्रिनोजन को काम करके इसको फाइब्रिन में बदल देता है। तो शुरू में जो फाइब्रिन बनता है वह सॉल्युबल रहता है, ठीक है ना। बाद में फिर वो धीरे धीरे वह इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल जाता है। तो वह इनसॉल्युबल फाइब्रिन का ये इस तरीके से पूरा ये नेटवर्क बन जाता है। इसमें कैल्शियम आयन का भी रोल होता है। यह एक तरह का पूरा नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क बनने के बाद अब क्या होगा कि जो ब्लड सेल्स होंगी वह ब्लड सेल्स इसमें जो है ऐसे फंस जाएंगी, और जब ब्लड सेल्स फंस करके इससे पार नहीं हो पाएंगी तो धीरे धीरे इसी को आप क्या कहोगे, क्लॉट कहोगे। ठीक है ना, इसी को आप क्या कहते हो, क्लॉट कहते हो। यह ब्लड का क्लॉट बन गया। ठीक है ना, ये ब्लड का क्लॉट बन गया। देखो यही चीज कहा गया यहाँ पर कि थ्रोम्बिन इज आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम इनएक्टिव फॉर्म नोन एज व्हाट, प्रोथ्रोम्बिन, और थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन। ठीक है ना। अब प्लेटलेट्स रिलीज सर्टेन फैक्टर्स टू बिगिन द ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम आयन, जैसे मैंने बताया ना, कैल्शियम आयन का भी यहाँ पर रोल होता है, क्योंकि जब इस फाइब्रिन को जब इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पर जो है फाइब्रिनोजन कैल्शियम आयन का रोल होता है, और इस तरीके से ब्लड का क्लॉट तैयार हो जाता है। अब ब्लड का फ्लो जो है रुक जाएगा। जो आप क्लॉट यहाँ पर देख पा रहे थे, ये क्लॉट जो है बन करके तैयार हो गया। अब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट थिंग है, वो हम लोगों का है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है भाई, जब ब्लड फिल्टर होता है, जैसे ये देखो ये क्या है, ये आर्टरी है, ये क्या है, ये वेइन है। ठीक है, आर्टरी जो है ब्रांच होती है आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल जो है फर्दर फिर फाइन ब्रांचेज में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ये क्या है, वे वेइन है। वेइन भी जुड़ा रहता है एक पतली डक्ट से, जिसे वेन्यूल कहते हैं। तो ये वेन्यूल इधर से आर्टेरियोल, इन दोनों की जो ब्रांचिंग होती है जिसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, वो कैपिलरीज जो है इस तरीके से पूरा अपना एक
बंच बनाती है, गुच्छा बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी बंच कहते हैं। ठीक बेटा। अब इस कैपिलरी बंच में क्या होगा कि ब्लड फिल्टर होता है। कैपिलरी की दीवार काफी पतली होती है, पतली होने से क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड फिल्टर होकर के जो फिल्ट्रेट यहाँ पर कलेक्ट होता है वह फिल्ट्रेट क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। ठीक है ना। वह टिश्यू फ्लूइड के रूप में कलेक्ट होता है यहाँ पर। टिश्यू के बीच का चूंकि लिक्विड है, ब्लड का ही फिल्टर्ड पार्ट है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं या लिम्फ कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, अपार्ट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स अनदर फ्लूइड अराउंड द बॉडी इज द लिम्फ। ठीक है ना। एंड ब्लड सर्कुलेट्स इन ब्लड वेसल्स इन द टिश्यूज, सम वाटर along with some water soluble substances, some water along with some water soluble substances leak out and enter in the interstitial space। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब कि टिश्यू के सेल्स के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसी स्पेस में जो लिक्विड छन करके जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और इस फ्लूइड में क्या होता है, एक्सचेंज। ये क्यों होता है, इसे मिडल मैन भी कहते हैं। इस लिम्फ को हम लोग क्या कहते हैं, मिडल मैन भी कहते हैं। मिडल मैन क्यों कहते हैं, मिडल मैन ऑफ बॉडी। इसे मिडल मैन ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये जो है ब्लड और सेल दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप करता है। ब्लड और और मसल से अदर टिश्यूज के बीच में एक कनेक्शन डेवलप करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन हुआ तो जो फिल्टर्ड मटेरियल है वो टिश्यू के में भर गया, टिश्यूज के बीच में भर गया, जिससे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लाज्मा होता है और WBC होता है। प्लाज्मा होता है और WBC होता है। जिसमें प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कम होती है ब्लड के कंपेरिजन में, लेकिन WBC होता है, अदर ब्लड सेल्स नहीं है, WBC है और प्लाज्मा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कि प्लाज्मा और WBC यानी जिसे हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसका जो है अमाउंट बढ़ता चला जाएगा अगर फिल्ट्रेशन ऐसे होता रहा तो इससे फिर ड्रेन करने के लिए भी एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हरे रंग की पतली पतली कैपिलरीज यहाँ पर फैली हुई हैं इसी ब्लड वेसल्स के साथ ही। इन कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स कहते हैं। ये लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं कि इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती हैं, कलेक्ट करके लिम्फ वेसल में ले आती हैं और लिम्फ वेसल से ले जा करके फिर इसको वेइन में ही ड्रेन कर देता है। ये कहीं और नहीं ले जाएगा, ये वेइन में ही डाल देगा ताकि ब्लड का जो लॉस हुआ है यहाँ पर वो फिर जा करके आगे कंपनसेट हो जाए। तो आफ्टर ऑल आपने क्या देखा कि लिम्फ क्या है, लिम्फ एक फिल्टर्ड ब्लड है, ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद तैयार हुआ मटेरियल है। कहाँ पर बना है ये टिश्यूज़ के बीच में तैयार हुआ है, टिश्यू सेल्स के बीच में, इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में, इंटरस्टिशियल स्पेस में तैयार हुआ है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होता है और WBC होता है। WBC की सेल्स की विशेषता होती है कि वे जो है कैपिलरीज के बीच से निकल जाती है, कैपिलरीज की दीवार से वह स्क्वीज आउट हो जाती है, निकल जाती हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायापिडेसिस नाम देते हैं। डायापिडेसिस नाम देते हैं, जिसमें क्या होता है WBC की सेल्स जो है वो निकल जाती हैं कैपिलरीज से जो है वह निकल जाती हैं लिम्फ में। ठीक है। तो अब उसमें क्या बचता है, WBC बचता है और क्या बचता है प्लाज्मा बचता है। लिखा है ना यहाँ पर कि अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट कलेक्ट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ड्रेन इनटू द मेजर वेन इज नोन एज व्हाट, लिम्फेटिक सिस्टम। एंड लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन द फ्लूइड नोन एज व्हाट, लिम्फ। वही जो फ्लूइड जो कलेक्ट हुआ टिश्यू फ्लूइड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। और लिम्फोसाइट्स विच इज इंपॉर्टेंट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम आर प्रेजेंट इन द लिम्फ। लिम्फ में वो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, WBC की लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि लिम्फ जो है हमारा कैसे फार्म होता है, और यह एक मेजर कंपोनेंट होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। और ये एक तरह से इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है जो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टू फिनिश द रिविजन। ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।